तो गाइस वन पीस एनिमे में विलन्स तो काफी सारे हैं, बट आज हम बात करें टॉप 11 बेस्ट विलन्स के बारे में। तो हाँ, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए तक जरूर वॉच करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ वीडियो को हाइप भी कर देना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 11 पर बगी द क्लाउन, जो वन पीस के सबसे पहले विलन्स में से एक था, जिसे हम ईस्ट ब्लू सागा में मिले थे। उसका फर्स्ट अपीयरेंस ऑरेंज टाउन आर्क में हुआ था, जहाँ उसने अपने सर्कस जैसे पायरेट क्रू के साथ पूरे शहर पे अपना कंट्रोल बना रखा था। बगी एक डेल फ्रूट यूज करता है, जिसका नेम है बेरा बेरा नोमी, यानी चोप चोप फ्रूट, जिससे वो अपने शरीर के टुकड़े अलग अलग कर सकता है और उन्हें हवा में फ्रीली मूव भी कर सकता है। इस पावर की वजह से उस पर किसी भी टाइप के स्वॉर्ड अटैक्स का असर नहीं होगा, क्योंकि वो लिटरली अपने बॉडी पार्ट्स को अलग कर देता है। बगी का पर्सनैलिटी हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट और ड्रामेटिक रहा है, लेकिन जब उसका सामना लूफी से हुआ तब रियलिटी कुछ और थी। लूफी और बगी के बीच एक फनी लेकिन सॉलिड फाइट हुई, जिसमें लूफी ने उसके ओवर कॉन्फिडेंस का पूरा यूज किया। बगी ने लूफी के अगेंस्ट अपनी चोप चोप पावर यूज करने का काफी बार ट्राई किया, लेकिन आखिर में लूफी ने उसकी पूरी बॉडी को स्कैटर करके उसे लिटरली हवा में उड़ा दिया। ये था बगी का पहला डिफीट और लूफी की जर्नी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। बट जो मोस्ट हाईलाइटेड मोमेंट हमें इस फाइट में देखने को मिला वो था बगी की लूफी के स्ट्रॉ हेड को फाड़ देना। लेकिन बगी की स्टोरी यही खत्म नहीं होती। उसके बाद वो इम्पेल डाउन और मेन फोर्ट जैसे बड़े आर्क्स में वापस आया, जहाँ उसका लक उसे काफी इन्फ्लुएंशियल पायरेट बना देता है। लोग उसे एक हीरो समझने लगते हैं। गवर्नमेंट उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर उसे वॉरलॉर्ड की पोजीशन ऑफर करती है। आज के टाइम में तो बगी एक योंको है और क्रॉस गिल्ड का लीडर भी। बगी शायद सबसे कम पावरफुल विलन हो, और फिलहाल वो दुनिया में सबसे ज्यादा लकी और इन्फ्लुएंशियल पायरेट है। नंबर 10 पर है आर्लोंग। आर्लोंग वन पीस का पहला डेंजरस विलन था। उसका इंट्रोडक्शन आर्लोंग पार्क आर्क में होता है, जहाँ वो ईस्ट ब्लू के एक आइलैंड कोकोयाशी विलेज पर अपना कंट्रोल बनाता है। आर्लोंग एक फिशमैन है, एक ऐसी रे पूरे वन पीस वर्ल्ड में ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण आर्लोंग ह्यूमन से नफरत करता था। उसका गोल था अपना किंगडम बनाना, यहाँ से फिशमैन का रूल चले और ह्यूमंस उसके अंडर काम करे। आर्लोंग के कैरेक्टर का सबसे इमोशनल पार्ट था उसका नामी के साथ कनेक्शन। नामी के चाइल्डहुड में आर्लोंग ने उसके गाँव पर कब्जा कर लिया था और उसकी माँ बेलमेर को भी मार दिया था। ये उसने नामी को मजबूर कर दिया कि वो उसके लिए काम करे। उसने उससे मैप्स बनवाने के लिए उसे एनस्लेव कर लिया और उसके सपनों को तोड़ दिया। आर्लोंग ने नामी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें वो 100 मिलियन बेरीज के बदले कोकोयाशी विलेज को फ्री कर देगा। ये रीजन था कि जब लूफी उस आर्क में आया, वो फाइट सिर्फ एक विलन के खिलाफ नहीं थी, वो नामी के पेन और उसके गुजरे हुए ट्रॉमा के खिलाफ थी। आर्लोंग के पास थी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, शार्प टेथ और पानी के अंदर फाइट करने की अनबीटेबल एबिलिटी। लेकिन लूफी ने उससे उसी जगह हराया जहाँ आर्लोंग सबसे ज्यादा प्राउड था, उसी के आर्लोंग पार्क में। लूफी ने उसके आर्लोंग पार्क को तोड़ फोड़ कर उसके सिंबल ऑफ पावर को ही मिटा दिया और नामी को उसके कंट्रोल से आजादी दिलाई। इस फाइट में लूफी असल में नामी की फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था। नंबर 9 पर विंस्मोक जज, जो जर्मा 66 का लीडर और एक काफी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। जज का इंट्रोडक्शन होल के आइलैंड आर्क में होता है और वहीं पर हमें समझ आता है ये आदमी असल में फादर के नेम पर ओल्ड हार्टेड एक्सपेरिमेंटर बन चुका था। जज ने अपने बच्चों को ह्यूमंस नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स माना। उसने जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का यूज करके उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दी, इससे वो बिना इमोशंस के सोल्जर बन गए। लेकिन उसका सबसे बड़ा फेलियर था सांजी। सांजी पे वो इमोशन और काइंडनेस थी जो जज के लिए एज अ वीकनेस थी। जज ने उसे रिजेक्ट कर दिया, टॉर्चर किया और लास्ट में उसे अपनी फैमिली से निकाल दिया। लेकिन सांजी के पार्ट बनने के बाद उसके बाउंटी पोस्टर की हेल्प से जज को ये पता चल चुका था कि वो अभी भी जिंदा है। उसने इस मौके का फायदा उठाकर एक पॉलिटिकल मैरिज के लिए उसका यूज करना चाहा, जो बिग मॉम पायरेट्स और जर्मा 66 के बीच होने वाली थी। और इसलिए उसने बिग मॉम के साथ बात करके कैप्टन बीज और पैकोम्स को ज़ोउ में उसे कैप्चर करने के लिए भेज दिया, जिसमें वो सक्सेस भी हुए। उन्होंने सांजी को ब्लैकमेल किया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो ज़ेफ और बेराटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसलिए सांजी को उनकी बात माननी पड़ी। बट जज को अपनी मिस्टेक तब रियलाइज हुई जब बिग मॉम पायरेट्स ने उन्हें बिट्रे कर दिया। उसने देखा कि उसके मॉडिफाइड बच्चों में कोई भी इमोशंस थे ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपनी डेथ को एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट फिर उन सभी को बचाया सांजी ने, इसे वजह फेलियर मान रहा था। नंबर 8 पर रोब लूची, एक गवर्नमेंट ऑफिसर। रोब लूची असल में CP9 एजेंट था, जो हमें वॉटर 7 आर्क में इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ वो एज अ शिपराइट काम कर रहा था, बट असल में एक सीक्रेट CP9 मेंबर था। रोब लूची वॉटर 7 और एनीज लॉबी का मेन विलन था, जिनका एम था निको रोबिन को पकड़ना। लूची ने कैट फ्रूट मोटल लेपर्ड खाया है, जिससे वो एक लेपर्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा उसके पास रोकुशिकी टेक्निक्स भी थी। वॉटर 7 में जब उसका फर्स्ट टाइम लूफी से एनकाउंटर हुआ, उसने बिना किसी स्ट्रगल के लूफी को हरा दिया, और उसके बाद वो रोबिन को लेकर सी ट्रेन की हेल्प से एनीज लॉबी जाने लगे, जहाँ रोबिन का एग्जीक्यूशन होने वाला था। बट लूफी और बाकी स्टूडेंट्स ने उसका पीछा किया और वो पहुंच गए एनीज लॉबी में, जहाँ उनका एम था रोबिन को बचाना। लूफी ने दोबारा लूची से फाइट की, बट अब उसके पास गियर 2 और गियर 3 के एडवांटेजेस थी। उसने अपने आप को अपनी लिमिट्स तक पुश किया और फाइनली वो लूची को हराने में सक्सेसफुल हो गया। बट उनके बीच की ये राइवलरी खत्म नहीं हुई। दोनों के पास स्ट्रॉ हेड्स एगेड में आए और यहाँ उनका एनकाउंटर फिर से रोब लूची से हुआ, जो एक CP0 मेंबर बन गया था और लूफी के साथ फाइट करने के लिए रेडी था। लूफी पहले तो गियर 2 का इस्तेमाल करने वाला था और उसे सामने से पूछा कि उसका बाउंटी पोस्टर अलग क्यों था, और लूफी ने उसे दिखाने के लिए गियर 5 एक्टिवेट कर लिया और फिर तो उसे उसको लिटरली मैन हैंडल करना स्टार्ट कर दिया।
नंबर 7 पर है सर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का इंट्रोडक्शन एलाबास्ता आर्क में होता है, जहाँ में ये रिवील होता है कि वो शिचिबुकाई यानी वॉरलॉर्ड है। क्रोकोडाइल ही बारूक वर्ड्स का लीडर था और वो पूरे एलाबास्ता किंगडम को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। क्रोकोडाइल के पास सुना सुना नोमी यानी सैंड फ्रूट है, जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है, जिससे वो हर टाइप के अटैक से बच सकता है। क्रोकोडाइल का मेन पर्पस एलाबास्ता का हिडन पोनेग्ले और एक एंशिएंट वेपन प्लूटोन को हासिल करना था, और इसलिए वो किंग कोबरा और वीवी को मारकर वहाँ का रूलर बनना चाहता था। और क्योंकि वो एक वॉरलॉर्ड था, इसलिए वो अपने इन कामों को काफी इजीली छुपा सकता था। और बिग सी पीक आर्क में लूफी वीवी का साथ देने की ठान लेता है। वीवी स्टुअर्ट्स के साथ काफी दिनों तक सफर करती है और वो उनकी तरह एक क्रू मेंबर लगने लगती है। लूफी क्रोकोडाइल से फर्स्ट फाइट में काफी बुरी तरह हारा था, बिकॉज लूफी को हाकी यूज करना नहीं आता था। क्रोकोडाइल एक लोगिया यूजर था और इसलिए उसने लूफी को लगभग मार ही दिया था। निको रोबिन उसे सेव कर लेती है। क्रोकोडाइल के साथ सेकंड फाइट में लूफी ने अपने दिमाग और वाटर का यूज करके क्रोकोडाइल को फाइनली हरा दिया और उसने रोबिन को भी मरने से बचा लिया। लूफी से हारने के बाद क्रोकोडाइल को इम्पेल डाउन में बंद कर दिया गया, बट लूफी ने उसके एस्केप में हेल्प की और फिलहाल क्रोकोडाइल बगी के अंडर क्रोस गिल्ड में काम कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग क्रोकोडाइल काफी वेल रिटन कैरेक्टर है और पर्सनली मेरा फेवरेट विलन भी। नंबर 6 पर शार्लेट लिन एके बिग मॉम। बिग मॉम सीरीज के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और टेरिफाइंग कैरेक्टर्स में से एक है और वो एक एम्परर भी है। बिग मॉम के पास सोरू नोमी डेड फ्रूट था, उससे वो इंसानों की लाइफ को काफी इजीली निकाल कर किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में डालकर उन्हें जिंदा कर सकती थी, जो उसकी आर्मी का पार्ट बन जाते थे। बिग मॉम का इंट्रोडक्शन फिशमैन आइलैंड आर्क के टाइम पे होता है, जहाँ उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स फिशमैन आइलैंड को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए आए थे, बट लूफी ने उसके इस प्लान को खराब कर दिया और उन दोनों के बीच काफी बहस भी हो गई। बिग मॉम बचपन से ही काफी यूनिक थी, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों से कई गुना बड़ी थी और इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे अबैंडन कर दिया। अब उसे मदर कार्मेल ने अपनी फैमिली में जोड़ लिया और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके हंगर अटैक। उसने एक ही रात में पूरे एल्बाफ आइलैंड में तहलका मचा दिया और ओल्ड मैन जारुल को भी मार दिया। वो ये भी नहीं देखती कि वो जिसे मार रही है वो उसी की फैमिली से या फिर नहीं। और फिर उसके बर्थडे पर सभी बच्चे उसे ट्रीट देते हैं, बट अचानक से वो कहीं गायब हो जाते हैं और उसके पास सोरू नोमी डेड फ्रूट की एबिलिटी आ जाती है। ऐसी थ्योरीज भी है कि लिन ने उस सभी बच्चों को खा लिया था। नंबर 5 पर है अकाइनु यानी साकाजुकी। अकाइनु अपने 3 एडमिरल्स में से एक था और वो इंट्रोड्यूस हुआ था माइनफोर्ड आर्क के टाइम पर, जिसमें वो उस आर्क का मेन एंटेगनिस्ट था। अब तक हमें जितने भी मनीष दिखाए गए हैं, चाहे वो कैप्टन हो, वाइस एडमिरल्स हो या फिर एडमिरल्स ही क्यों ना हो, अकाइनु सब में से सबसे ज्यादा रूथलेस है, बिकॉज ये बंदा अपने ऑफिसर्स को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। माइनफोर्ड वॉर में उसने एक मरीन को इसलिए मार दिया क्योंकि वो वॉर से डर रहा था। इवन वो कोबी को मारने के लिए भी रेडी था और उसी टाइम पर उसे शैंक्स ने आकर बचा लिया। अकाइनु मैगू नोमी यानी मैग्मा फ्रूट यूज करता है, जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है। इस फ्रूट की हेल्प से वो मैग्मा को कंट्रोल कर सकता है और उसके अटैक्स भी। अकाइनु वन पीस का मोस्ट हेटेड कैरेक्टर भी है, क्योंकि उसने हमारे फेवरेट कैरेक्टर एस को मार दिया था और वो लूफी को भी लगभग मारने ही वाला था। एक बार तो उसे मार्को ने सेव कर लिया और दूसरी बार क्रोकोडाइल ने। अकाइनु पायरेट से काफी नफरत करता है और इसके पीछे का रीजन तो हमें नहीं पता, बट ऐसा हो सकता है कि जिस एडमिरल को ज़बैक ने मारा था वो शायद अकाइनु का फादर हो सकता है और इसी चीज की वजह से अकाइनु के दिल में पायरेट्स के लिए हेटेड बढ़ गई और माइनफोर्ड आर्क के बाद अकाइनु एक फ्लीट एडमिरल बन गया। नंबर 4 पर किंग ऑफ द बीस्ट काइडो। काइडो को पर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर कहा जाता है और वन पीस वर्ल्ड में एक लाइन काफी फेमस है, इफ इट्स 1-on-1 ऑलवेज बेट ऑन काइडो। काइडो के पास वो नोमी मॉडल अजूर ड्रैगन है, जो उसे एक जायंट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है और रिसेंट चैप्टर में हमें इसके पीछे की स्टोरी भी पता चल चुकी है, या कि उसके पास ये डेड फ्रूट आया कैसे। असल में लिन ने ये फ्रूट इवानकोव से चुरा कर काताकुरी को देने का सोचा था। काइडो ने उसे फ्रूट छीन कर उसे इमीडिएटली खा लिया। काइडो नो डाउट लूफी का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था, क्योंकि उन दोनों की फर्स्ट इंटरेक्शन में काइडो उसको काफी इजीली थंडर भगवा से वन शॉट कर देता है, बिकॉज़ उसके हाकी अटैक्स उस पर 0 इफेक्ट डाल रहे थे और सिर्फ उसे एक अटैक से लूफी अनकॉन्शियस हो गया। फिर लूफी को एडवांस ऑर्नामेंट हाकी सीखनी पड़ी। उस नॉर्मल हाकी से काइडो को डैमेज दे पाना काफी इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा टफ है। बट फिर भी ओनिगाशिमा में काइडो ने अकाज़े नाई, यामाटो, मोमोनोसुके, ज़ोरो, लो, किड, किलर और लूफी से फाइट की और इसके अलावा उसने 3 दिन तक बिग मॉम से भी फाइट की थी। और लूफी को तो काइडो को हराने के लिए अपनी पीक फॉर्म गियर 5 तक को अनलॉक करना पड़ गया, बट फिर भी काइडो से टक्कर दे रहा था। बट लूफी के बजरंग अटैक से काइडो फाइनली लावा में गिर गया और डिसअपीयर हो गया। अब इसके बारे में ये तो क्लियरिटी नहीं है काइडो जिंदा है या फिर नहीं। नंबर 3 पर है इमू वन पीस का मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर। इसके बारे में हमें ना के बराबर नॉलेज है। इमू असल में 800 साल से भी ज्यादा टाइम से जिंदा है और वो तभी से वर्ल्ड को रूल कर रहा है। इमू के अंडर 5 एल्डर्स काम करते हैं, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो लुलुसिया किंगडम जैसे बड़े आइलैंड को चुटकियों में मिटा सकता है, जो हमने एनीमे में देखा भी है। इसके अलावा उसकी कॉन्कर हाकी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्बाफ में उसने गुनको की बॉडी को पोजेस करके अपनी हाकी एक छोटी सी झलक दिखाई थी, जो सन वर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड तक जाती है। इमू अपने अंडर काम कर रहे किसी भी बंदे की बॉडी को पोजेस कर सकती है। एल्बाफ में उसने गुनको की बॉडी को टेक ओवर कर लिया गोड वैली में सेंट सैटर्न की, और अब वो ज़बैक, व्हाइटबियर्ड और काइडो को फेस करने वाला है। इमू के पास डोमिनी वर्सीराम की टेक्निक भी है, जिससे वो किसी भी बंदे को अपनी डेविल आर्मी बना सकता है, जैसे उसने डोरी और ब्रोकी के साथ किया। फिलहाल तो हमें उसके बारे में इतनी ही नॉलेज है। ऐसा नहीं लगता कि वो वन पीस का फाइनल विलन होगा, बल्कि ये प्लेस किसी और कैरेक्टर ने ऑक्यूपाई कर रखा है।
नंबर 2 पर है टीच यानी ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड भी काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर है क्योंकि इसके ट्रू मोटिव्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। टीच असल में रोक्स इज़ाबेक का बेटा है। उसने काफी कम एज में व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया था और फिर वो उनके साथ एक नॉर्मल क्रू मेंबर की तरह रहने लगा। उसने थैच के हाथ में एक स्पेसिफिक डेल फ्रूट नहीं देखा, यामी यामी नोमी। टीच इस डेल फ्रूट के पीछे काफी टाइम से था और जैसे उसको ये डेल फ्रूट मिला उसने थैच को किल करके इस फ्रूट को चुरा लिया और व्हाइट बियर्ड की शिप से भाग गया। व्हाइट बियर्ड अपने पूरे क्रू को फैमिली की तरह मानता था और टीच की इस गलती के लिए उसे माफ कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल था, इसलिए उसने एस को ब्लैक बियर्ड को पकड़ने भेजा। एस और टीच की फाइनली एक आइलैंड पे मुलाकात हुई। टीच उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। इवन वो उसे ये भी बताता है कि वो लूफी को मारकर अटेंशन गेन करने वाला है। ये चीज सुनकर एस और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ब्लैक बियर्ड जीत गया और उसने एस को नेवी को सौंप दिया, जिससे वो वॉरलॉर्ड बन गया और इम्पेल डाउन में से उसने अपना क्रू भी बना लिया। मेरिनफोर्ड में उसने व्हाइट बियर्ड को मारकर उसका गुरा नोमी डेल फ्रूट खा लिया और बन गया वो पहला इंसान जिसने 2 डेल फ्रूट्स खाए हैं। और इस बंदे के लिए एंटम में काफी हेट है। ये बंदा रियल पायरेट की तरह बिहेव करता है। और लास्ट में नंबर 1 पर है डॉन क्योस्टे डोफ्लामिंगो। जानता हूँ कि तुम में से एक भी बंदा इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा। डोफ्लामिंगो वन पीस का बेस्ट विलन है। मतलब ये बंदा एक विलन की ट्रू डेफिनेशन है। डोफ्लामिंगो एक सेलेस्टियल ड्रैगन था और वो उसी माहौल में बड़ा हुआ जहाँ लोगों को एज ए इंसेक्ट ही माना जाता था और इसी चीज से उन्हें दूर रखने के लिए उसके पेरेंट्स अपनी पूरी फैमिली के साथ नॉर्मल लोगों के बीच शिफ्ट हो गए। नॉर्मल लोगों के बीच भी उनके लिए काफी हेट था बिकॉज लास्ट में वो सेलेस्टियल ड्रैगन ही थे और इसलिए वो बंदे उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। वो उन सभी को दीवार पर टांग देते हैं और इसी मोमेंट पर डोफ्लामिंगो रेज में अपनी कॉन्कर साकी अनलॉक करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो अपने फादर का सर काट कर वापस मैरिजोस चला जाता है और बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते। फिर डोफ्लामिंगो अपना खुद का एक ग्रुप बनाता है जिसे वो बुलाता है डॉन क्योस्टे फैमिली। डोफ्लामिंगो ड्रेसरोसा किंगडम पर अटैक कर देता है। वो किंग रिकू को किंग की पोजीशन से हटाकर वहां का न्यू रूलर बन जाता है और फिर शुगर की हेल्प से वो कई लोगों को टॉयज भी बना देता है, इसमें से एक काइरोस भी था। और लास्ट में लूफी की हेल्प से लॉर्ड डोफ्लामिंगो को हराकर अपने मिशन में कंप्लीट हो जाता है और ड्रेसरोसा किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सो गाइस, कैसी लगी तुम्हें वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे इस रैंकिंग के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।